उत्तराखंड में कल से शुरू होगी G20 की तीसरी समिट। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के जानकार ने मीडिया के सामने रखा बैठक का एजेंडा। 28 जून तक चलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की बैठक। भारी बारिश ने केदारनाथ यात्रा पर लगाया ब्रेक। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारी कर्मचारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बागेश्वर के कपकोच में वज्रपात में एक साथ 400 बकरियों की हुई मौत। चरवाहों को हुई भारी नुकसान। विधायक ने राजस्व और पशुपालन विभागों को नुकसान का आकलन कर शीघ्र मुआवजा देने के दिए निर्देश। केदारनाथ मंदिर में सोने और पीतल को लेकर नहीं थम रहा विवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने सरकार की जांच कमेटी पर उठाए सवाल। कहा, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। उत्तराखंड में G20 देशों की तीसरी बैठक सोमवार से नरेंद्रनगर में शुरू होगी। इस बार G20 इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की बैठक हो रही है। सभी विदेशी डेलीगेट्स नरेंद्रनगर पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले भारत सरकार के आर्थिक मामलों के जानकार सोलोमोन अरोकिया राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यशाली समूह के नाम से भी जानते हैं, उसकी तीसरी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है 26 से 28 जून। इस बैठक में G20 सदस्यों के अलावा अन्य आमंत्रित देशों से एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि OECD, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFC, सोर्स इनिशिएटिव, इन सभी संस्थाओं से भी महानुभाव पहुंच रहे हैं और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस 3 दिवसीय बैठक में 7 अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के प्रायोरिटीज हैं। इस साल की हमारी प्राथमिकताएं हैं। इस साल भारत की अध्यक्षता में हमारी सबसे प्रमुख प्राथमिकता है कि हम अपने कल के शहरों का मूलभूत ढांचा कैसे सुधार सकें। तो हमारे कल के शहर कैसे हों जिसके अंदर हर किसी को एक समान रूप से सभी सुविधाएं मिल सकें। साथ साथ ही आने वाली जितनी भी प्राकृतिक चुनौतियां हैं उससे लड़ने के लिए हमारे शहरों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। अपने शहरों में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है, उसके लिए केवल सरकारी पैसा पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारी चर्चा का विषय यह भी है कि किस प्रकार से हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ सकें और वह अपना योगदान दे सके अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए। इस 3 दिवसीय बैठक के अंदर हम लोग 2 कार्यशालाओं का भी आयोजित कर रहे हैं। पहली कार्यशाला है हमारी सोमवार 26 जून को दोपहर, जिसके अंदर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने शहरों को अधिक सस्टेनेबल बना सकें। इस कार्यशाला के अंदर विभिन्न एक्सपर्ट्स जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडोनेशिया से, ADB से, OECD से भाग ले रहे हैं। हम सभी इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे दुनिया भर के विभिन्न शहरों में इन विषयों में काम किया जा रहा है और हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। 27 जून दोपहर को भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एक
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है, जिसके अंदर चर्चा का विषय है हाउ टू मेक इंडिया एन MRO हब। MRO इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल ऑफ द एयरक्राफ्ट, हाउ टू मेक इंडिया अ हब फॉर दैट। इस विषय पर चर्चा होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में औपचारिक चर्चाओं के अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमारे अतिथियों को हम देवभूमि के दर्शन करवा सकें, यहाँ की संस्कृति दिखा सकें। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ विशेष कार्यों का भी आयोजन किया है, जैसे कि 26 तारीख की सुबह और 27 तारीख की सुबह हम लोग यहाँ पर योगा का आयोजन कर रहे हैं। राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल जुलाई में पार्टी का अधिवेशन मसूरी में होना है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में पहुंचे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता पर कहा कि इस बार पुराने नेताओं को पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी, उनकी जगह नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। बड़ा चैलेंज है, हमारे सामने बहुत सारे चुनाव हैं और हमारा जो महाधिवेशन है वो भी हमारे सामने है। हम लोगों ने मसूरी में एक महाधिवेशन तय कर लिया है और सारे पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे। पुराने नेताओं को हमने कहा है, अनुरोध किया है कि आप इसमें प्रतिभाग करिए, सहयोग करिए, आप लोगों का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। हम कोई सत्ता तख्ता पलट करने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि अगर आपकी हठ धर्मिता रही तो तख्ता पलट भी होगा और मसूरी में होगा। राज्य को नए विकल्प की जरूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित तौर पे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो तब उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होगा। और आज तक मैं समझती हूँ कि 45 वर्ष का जो क्रांत है ये सब नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 24-25 जुलाई को महाधिवेशन मसूरी में बुलाया है। तमाम युवाओं को हम लोगों ने, महिलाओं का आह्वान किया कि सब लोग आइए, ये आपके घर की पार्टी है, ये किसी घर की बभूति नहीं है, आइए जुड़िए इस संगठन से। और निश्चित तौर पे इस प्रदेश के जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो इस प्रदेश को आज हाथे पे रख दिया तमाम मुद्दों को लेकर, तो उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। बागेश्वर में चरवाहों की बकरियों पर वज्रपात हो गया, जिसकी सूचना चरवाहों ने राजस्व विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची राजस्व और पशुपालन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत हो गई है, जिससे चरवाहों को भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना कर शीघ्र मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये खबर बागेश्वर से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत हो गई है। चरवाहों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि विधायक ने बातचीत कर अधिकारियों को वहां मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को जो नुकसान हुआ उसके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा जल्द ही। इस पर भी जांच की जा रही है। तो बागेश्वर में चरवाहों की बकरियों पर बिजली गिरी है। 400 बकरियों की इस हादसे में मौत हुई है। चरवाहों ने राजस्व विभाग की टीम को जानकारी दी। मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची और मौका मुआयना किया। 400 बकरियों की मौत हुई है। चरवाहों को काफी नुकसान हुआ है। विधायक सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना देने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता मनोज। चरवाहों की जो बकरियां हैं उन पर बिजली गिरी है। 400 बकरियों की इस घटना में मौत हुई है। जी मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी
जी, चरवाहों की ये जो बकरियां जिन पर बिजली गिरी है, 400 बकरियों की मौत हो गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दें। जी मैम, बताना चाहेंगे कपकोट क्षेत्र में कल देर रात्रि की बात है और उसमें की जो चरागाहवार थे वो पूरे गांव के लगभग 400 बकरियां थी और जब ये वज्रपात पड़ा तो उसमें अचानक बिजली पड़ने के कारण पूरे बकरियों पर बिजली पड़ी और एक दूसरे के 450 बकरी और उसमें दोनों जाति प्रजाति दोनों थी, वो 400 के लगभग में सारे मृत घोषित हो चुके हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहां जो स्थानीय विधायक है सुरेश गड़िया जी ने पूरा प्रशासन को ये बताया कि यहाँ बिजली कड़कने से 400 बकरियों की और तुरंत आपदा और पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद सभी पशुओं को रेस्क्यू करके उनकी जो भी अभी उनको ये जो धनराशि है वो भी प्राप्त करने की घोषणा की है। जी, तो लगभग कितने रुपए जो है किसानों को, माफ कीजिए, इन लोगों को दिए जाएंगे जिनके ये नुकसान इन बकरियों को लेकर हुआ है? चरवाहों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? चलिए, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के डुमडाई गांव में आजादी के बाद पहली बार वाहन पहुंचा। वाहन के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा, गांव के लिए खुशी का दिन है। आजादी के बाद पहली बार गांव का ये क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। उन्होंने बताया, गांव को ये खुशी जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने दी है, जिनके अथक प्रयासों से गांव की बस्ती सड़क मार्ग से जुड़ी। उन्होंने कहा, सड़क के गांव में पहुंचने से गांव से पलायन रुकेगा। ग्रामीणों के रुके हुए काम अब आसानी से हो सकेंगे। उत्तरकाशी में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। भागीरथी नदी और नाले उफान पर हैं। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग के खुलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी है। जनपद मुख्यालय नगरपालिका वार्ड नंबर 7 ज्ञानसू में तेजी से राकेश लाल के मकान सहित 4 आवासीय मकानों की सुरक्षा दीवार टूट गई। मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। वहीं मकान में रहने वालों का कहना है कि यदि सुरक्षा नहीं की गई तो मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मकान में रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने को कहा। साथ ही सीएम धामी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बात की और आपदा के हालात में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए। और अब खबर लाल कुआं से है, जहां हरेला पर्व से पहले नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने बड़ी सौगात दी है। आंचल उपभोक्ताओं के साथ ही देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को देखते हुए आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद दरों में कमी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले को 8 करोड़ 35 लाख की धनराशि एक मुश्त आवंटित किए जाने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि बाजार और उपभोक्ताओं के साथ साथ पर्यटन सीजन में अन्य प्रांतों से आने वाले पर्यटक भी आंचल का स्वाद ले सकें। इस दृष्टि से हरेला पर्व से पहले 25 जून से आंचल दूध में 2 रुपए प्रति लीटर, घी में 40 रुपए प्रति लीटर, मक्खन में 50 रुपए प्रति किलोग्राम, दही में 17, 50
17.50 पैसा प्रति किलोग्राम की दरों में कमी का निर्णय लिया है। ब्रांड को उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में कल माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ मकवाना जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देशित करा कि आज पूरे उत्तराखंड में जिस स्तर से पर्यटक आ रहे हैं तो क्या आंचल कर सकता है, तो उसमें विचार विमर्श हुआ। तो हमने कहा हम उनकी कुछ बोले बहुत अच्छी बात है, तो हमने पर्यटकों के स्वागत में और अपने आम उपभोक्ता को सुविधा देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम 25 जून से कम करे हैं। साथ ही घी में 40 रुपये प्रति किलो की भारी भरकम कमी करी है। मक्खन में 50 रुपये प्रति किलो और दही में 17.5 रुपये प्रति किलो के रेट हमने कम करे हैं, जिससे कि हमारे पर्यटक आंचल ब्रांड का स्वाद ले सकें और उसको देश और अन्य राज्यों में उसकी चर्चा कर सकें और आने वाले टाइम में आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। आसमान से बरसते पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपदा का खतरा बना रहता है और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी है। बता दें कि काशीपुर में बहने वाली ठेला नदी और कोसी नदी हैं। आ चुका है। इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि के तहत पुलिस ने लोहाघाट के न्यायिक बंदी गृह में कैदियों को नशे के प्रति जागरूक किया, साथ ही उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कैदियों ने कभी भी नशा ना करने का संकल्प लिया, साथ ही औरों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। उत्तराखंड के मित्र पुलिस को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। विकासनगर के बद्रीपुर गांव में पुलिस ने चोरी के आरोपी को 3rd डिग्री दे डाली। बेरहम पुलिसकर्मियों ने आरोपी पर जमकर डंडे बरसाए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी आरोपी के पैरों पर खड़ा हो गया और दूसरे ने फट्टे से एक के बाद एक आरोपी के पैर पर वार किए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5000 रुपए भी लिए हैं, तब जाकर युवक को रिहा किया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में जब हड़कंप मचा तो डीआईजी और एसपी ने वीडियो का संज्ञान लेकर दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर किया और सीओ को जांच करने के आदेश दिए। मामला ये हुआ कि मैं सुबह के टाइम जा रहा था, वहीं पे मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। मैं थोड़ा नशे का आदी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मालिक आ गया वहाँ पे। वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे सामान उठा लिया, हमारा बहुत सारा सामान उठा लिया। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया सर और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही, फिर और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो, और पैरों पे मारा, मेरे टांगों पे और ऐसे और डंडे मारे जी और बली मारी मेरे से। उन्होंने 5000 रुपये मांगे सर। 5000 रुपये का जुगाड़ करके दिया जी मेरे रिश्तेदारों ने पुलिस वालों को सर। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पीटा जाने वाला, वो कहीं से कूड़ा वगैरह बीन रहा होगा बद्रीपुर में, वो काम भी कर रहा है, कम से कम 1 महीना हो गया उसे। वो राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन वो लड़का नशे का भी आदी है। नशे का आदी होने के कारण वो जो बचे हुआ सामान होता है जैसे उसे कबाड़ी को बेच देता है और अपने नशे की आपूर्ति करता है। जो धर्मावाला चौकी
पुलिस है उन्होंने बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ उस लड़के की पिटाई की है और जिस तरीके से वो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब तो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मानव अधिकार आयोग जरूर जाएंगे। थराली पुलिस ने पॉक्सो के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां दोनों ही मामलों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है। भीषण गर्मी के बाद बारिश से लोगों को राहत मिली है। NH 94 पर ओरछा बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अब बंद पड़े मार्गों को खोल दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। खटीमा में सुरई रेंज वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान विभाग ने अवैध कटान की लकड़ी ले जा रहा एक कैंटर वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विकास के अभियान की सूचना पर इस वन प्रभाग की खटीमा और सुरई रेंज के विभिन्न स्थानों पर वन कर्मियों द्वारा विगत दिवसों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक वाहन खटीमा अवैध प्रकाश अभियान करते हुए पाया गया, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।